नमस्कार साथियों, आज अपन राजस्थान के प्रमुख सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अपन इतिहास के बारे में देखते हैं। जो इतिहास होता है उसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन भाग कौन कौन से? एक आता है प्रागैतिहासिक, एक आता है प्रागैतिहासिक, एक आता है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, एक आता है ऐतिहासिक, एक आता है ऐतिहासिक। ठीक है, तीन भागों में अपन विभाजित करते हैं इतिहास को। साथियों, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? एक ऐसा काल होता है जिसमें मानव की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो चुका था। साथियों, इसी काल में कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इसी काल से हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और इसमें पहिए का आविष्कार होता है, यानी विश्व में पहला आविष्कार जो होता है वो पहिए का आविष्कार होता है। वो इसी काल से संबंधित होता है, जो पाषाण यानी पत्थर से होता है, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। साथियों, दूसरी चीज, यहीं से मानव की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। फिर आता है साथियों आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक एक ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त होते हैं, लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता, यानी कि वो थे अपठित। वो क्या थे? अपठित। लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त हुए लेकिन उससे पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें जो लिखित लिपि जो हमें प्राप्त हुई थी वो कुछ इस प्रकार से कि यहाँ से लिखना मैंने प्रारंभ किया तो ऐसे लिखते थे, फिर घूम के फिर ऐसे लिखा जाता था, फिर ऐसे लिखते थे। तो ये क्या सर्प के आकार की थी, तो इस लिपि को अपन ने सर्पिलाकार कहा। क्या कहा? सर्पिलाकार कहा। और इसे ही वेस्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है, वेस्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, आगे मैं बात करूं, इसी काल में के जो लोग थे वो तांबे और कांस्य से परिचित थे, इसलिए इसे ताम्र युगीन व कांस्य युगीन काल भी कहा जाता था। अगला आता है साथियों, इससे पहले दो बातें इसमें हो जाती है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है इसी काल की देन मानी जाती है। अगला अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक काल में क्या होता है? हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो जाते हैं, और साथ ही उसे पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है साथियों, और यहाँ के जो लोग थे, यानी कि इस काल के जो लोग थे वो लौह धातु से भी परिचित थे और इसे लौह युगीन काल भी कहा जाता था। लौह युगीन काल के कारण यह आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ कहलाया। आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ कहलाया। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो इतिहास के बारे में थी साथियों। ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक, ये तीन भागों में इतिहास को डिवाइड किया गया था। सिर्फ क्योंकि हम आगे अगर बात करेंगे कि ताम्र युगीन सभ्यता थी और कांस्य युगीन सभ्यता थी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो आद्य ऐतिहासिक में आती है। ठीक है ना? आगे बात करते हैं अपन प्राचीन सभ्यताएं। किसकी? राजस्थान की। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को पढ़ने से पहले अपन पहले पढ़ते हैं, जिसमें पहला आता है आयड सभ्यता। क्या थी? आयड सभ्यता। नाम तो आपने पहले सुना ही होगा क्योंकि उदयपुर वासी से बखूबी इससे परिचित होंगे। साथ ही जो आयड सभ्यता है यह मिलती है उदयपुर जिले में। कहां पर मिलती है? उदयपुर जिले में इसका विस्तार हमें को प्राप्त होता है। साथियों, कोई सी भी सभ्यता हो किसी न किसी नदी के किनारे जरूर होती है। साथियों, तो जो आयड सभ्यता है वो आयड नदी के किनारे पे है, जिसे अपन बेड़स भी कहते हैं और जिसे अपन बनास भी कहते हैं। डाउट मत लेना, बनास भी लिखा जाता है क्योंकि आगे बताएंगे। ठीक है, इसके जो खोजकर्ता थे साथियों, खोजकर्ता इनका अक्षय कीर्ति व्यास को माना जाता है, जिन्होंने 1953 में
आर्य सभ्यता की खोज करी थी। साथियों, उत्खननकर्ता की अगर मैं बात करूं, उत्खननकर्ता वो भी यही थे। बहुत से लोग आर.सी. अग्रवाल को भी मानते हैं, लेकिन उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बात करेंगे। उत्खननकर्ता हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्राचीन नाम, क्या साथियों, प्राचीन नाम, प्राचीन नाम में इसे धूलकोट कहा गया, ताम्र नगरी भी कहा गया, और आगातपुर और आगात दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम की अगर बात करें, उपनाम में इसे मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा, और इसे बनास सभ्यता या फिर बनास संस्कृति के नाम से भी जाना गया। समझ में आ गया यहाँ पे बनास नदी क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसे बनास संस्कृति और बनास सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उपनाम देने वाले थे एच.डी. साकलिया। क्या था साथियों, एच.डी. साकलिया तथा धीरज साकलिया द्वारा आर्य सभ्यता को मृतकों का टीला कहा गया, मृतकों का टीला कहा गया। ठीक है, इस चीजों को नोट कीजिए। आगे देखते साथियों, आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है साथियों, और यहाँ पर खुदाई 3 चरणों में होती है, और सर्वाधिक खुदाई आयड नामक स्थान पर होती है। ठीक है, नोट करना साथियों, यह एक ग्रामीण सभ्यता है। क्या है साथियों, ग्रामीण सभ्यता है, और यहाँ पर सर्वाधिक खुदाई आयड नामक स्थान पर सर्वाधिक खुदाई की जाती है। सर्वाधिक खुदाई आयड नामक स्थान पर होती है। अगला साथियों, स्थानीय भाषा में इसे धूलकोट कहा गया था। क्या कहा गया, धूलकोट। धूलकोट का अर्थ ये होता है कि ये होते हैं रेत के टीले। क्या होते हैं, रेत के टीले। क्या होते हैं, रेत के टीले होते हैं, और इन पर सर्वाधिक खुदाई आर.सी. अग्रवाल द्वारा 1955 से 1956 के बीच में की गई थी। आर.सी. अग्रवाल द्वारा सर्वाधिक मात्रा में खुदाई धूलकोट के ऊपर की जाती है, और धूलकोट को अपन कहते हैं रेत के टीले। क्या कहते हैं, रेत के टीले। आगे बात करें खुदाई की। खुदाई 3 चरणों में की गई थी। पहला चरण आता है जिसमें स्फटिक पत्थर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, स्फटिक पत्थर प्राप्त होते हैं। स्फटिक पत्थर से ये प्राप्त होता है, ये पता चलता है कि यहाँ पर जो हथियार थे, गहने थे, वो किससे बनाए जाते थे, पत्थरों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, पत्थरों से बनाए जाते थे। इसलिए इसे अपन कह सकते हैं कि यह पाषाण काल की है। क्या कहते हैं, पाषाण काल की है। ठीक, और भी आगे चीजें बताऊंगा मैं। स्फटिक पत्थर की बात कर होने के बाद आगे प्राप्त होता है कि यहाँ पर तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या पे, तांबे के उपकरण प्राप्त होते हैं। तीसरा यहाँ पर मृत भांड प्राप्त होते हैं। मृत भांड का मतलब ये होता है मिट्टी के बर्तन, यानी कि काली बुरी मिट्टी से निर्मित मृत भांड प्राप्त हुए हैं। आगे यहाँ के लोग तांबे और कांसे से परिचित थे। तांबे की और कांसे से परिचित थे। अगर इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, विशेषताओं में पहला आता है जो मकान थे। मकान कच्ची ईंटों से निर्मित थे। किससे थे, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान प्राप्त हुए हैं। मकान साथियों आयताकार प्राप्त हुए हैं। आयताकार प्राप्त होते हैं। एक घर में 6 चूल्हे प्राप्त होते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार की प्रथा थी। संयुक्त भोजन का प्रावधान था। क्या था, एक तो संयुक्त परिवार निवास करते थे, और साथ ही संयुक्त भोजन व्यवस्था थी। क्या थी, संयुक्त भोजन व्यवस्था थी। ठीक है, आगे अगर बात करूं, यहां पर
चक्रकूप नामक वैज्ञानिक पद्धति प्राप्त हुई है। चक्रकूप वैज्ञानिक पद्धति में यह होता है कि मकानों में पानी भर जाता है तो उसे सुखाने के लिए, मकानों में बारिश के समय, वर्षा के समय पानी भर जाता है, उसे सुखाने के लिए, पानी को सुखाने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसे अपन चक्रकूप पद्धति कहते हैं। यहाँ के लोग ज्वार व चावल से परिचित थे, यानी कि यहाँ पर चार और चावल खाद्यान्न प्रयोग किया जाता था। लोहे के हलों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यहाँ पे मैंने कहा लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी लोह युगीन भी हो गई, लोह युगीन सभ्यता भी हो गई। ठीक है, इसे नोट कीजिए। लोह युगीन सभ्यता भी हो जाती है, लोहे के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर। आगे नोट करना, यहाँ पर जो सिंचाई पद्धति थी, सिंचाई पद्धति ग्रिड स्टेशन नामक सिंचाई पद्धति यानी क्यारा पद्धति से की जाती थी खेती, क्यारा पद्धति द्वारा खेती की जाती थी। यहाँ पर यूनानी भाषा में लेख प्राप्त हुए हैं, यूनानी भाषा में लेख प्राप्त होते हैं, जिस पर अपोलो का चित्र पाया जाता है, साथियों नोट करने की बात है, यहाँ पर जो मुद्राएं होती है वो यहाँ पर 6 मुद्राएं, विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती है, जिनके पीछे तीर और तीर के चिन्ह प्राप्त होते हैं, और आगे मूछे वाले एक व्यक्ति का चेहरा यानी कि फोटो प्राप्त होता है। मूछों वाले व्यक्ति का चेहरा प्राप्त होता है, यानी कि सिक्कों पे अगर पुरुषों के चिन्ह दिखे, इसका मतलब ये होता है कि यह सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। क्या थी? पितृसत्तात्मक थी। नोट करके लिखना, यह सभ्यता पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। क्या थी? पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। आगे नोट करना साथियों, यहां का, ठीक है, यहां पर जो अनाज के मृत पांड होते थे, क्या साथियों, अनाज के मृत पांड होते थे, जिन्हें कोंठे या फिर गोरे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोंठे और गोरे कहा जाता था। मृतकों को दफनाने के लिए गुलगुली पद्धति का प्रयोग किया जाता था। और साथियों आगे नोट करना, यहां पर व्यवसाय के रूप में तांबे के उपकरण बनाए जाते थे। क्या किए जाते थे? तांबे के उपकरण बनाए जाते थे। और नोट करके एक महत्वपूर्ण चीज लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिखना, एशिया की सबसे बड़ी, क्या साथियों, एशिया की सबसे बड़ी तांबे गलाने की भट्टी, तांबे गलाने की भट्टी इसी सभ्यता से प्राप्त होती है। ठीक है साथियों, यहां पर काली भूरी मिट्टी से निर्मित एक बेल की आकृति की मूर्ति प्राप्त होती है। काली भूरी मिट्टी से निर्मित एक बेल आकृति की एक मूर्ति प्राप्त होती है, जिसे बनासियन बुल नाम दिया गया, जिसे बनासियन बुल नाम दिया गया। यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि करना था। क्या था? कृषि करना प्रमुख व्यवसाय था।
और यहाँ के लोग रंगाई और छपाई से भी परिचित थे। रंगाई और छपाई से भी परिचित थे। रंगाई और छपाई से भी परिचित थे। यह थी साथियों आपके सामने आर्य सभ्यता। इसमें एक चीज और नोट करना साथियों, इस सभ्यता का विकास जो होता है वो होता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व के मध्य होता है। यह इसका जो विस्तार होता है वो होता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व के मध्य इसका विस्तार होता है। दक्षिण पूर्व के मध्य इसका विस्तार होता है। नोट कर लीजिए। ठीक है साथियों, आयड सभ्यता उदयपुर में इसका विस्तार मिलता है। आयड और बेड़ज नदी, आयड बेड़ज यमुनास नदी की सीमा पर यह बसी हुई है। उदयपुर में इसका विस्तार मिलता है। और साथियों इस सभ्यता को हेरंडो सभ्यता भी कहा जाता है। हेरंडो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में ताम्र युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन और पाषाण युगीन सभी प्रकारों के काल का विस्तार इसमें मिलता है। इस कारण इसे हेरंडो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज अपन ने आर्य सभ्यता के बारे में और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण भागों के बारे में बात करी। अगले क्लास में अपन कालीबंगा सभ्यता और अन्य सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।